शुरू क्या? लास्ट टाइम अपन ने कंप्यूटर की कहानी छोड़ी थी, जहाँ से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम किसको करेंगे? रोम को करेंगे। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये तीन अलग अलग प्रकार की हमने डिस्कस की थी। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम और एक होती है ईईपी रोम। जो पहली थी पी रोम, उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसको केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सके या उसको एक बार राइट किया जा सके, उसको मिटाया नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। दूसरी टाइप हमने करी थी ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। तीसरा टाइप था ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो पहला टाइप है वो आपका कौन सा है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये एक इस प्रकार की रोम होती है जिसको केवल एक बार लिखा जा सकता है या एक बार राइट किया जा सकता है या एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, और उसके बाद में इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को डिलीट, मिटाया या इरेज नहीं किया जा सकता। यही डेफिनेशन मैंने इसके अंदर लिख रखी है कि ये एक प्रोग्रामेबल रोम होती है जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है या स्टोर करवाया जाता है, उसके बाद में इसका प्रोग्राम मिटाया नहीं जा सकता। मेमोरी के अंदर तीन टाइप के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। एक रीड का होता है, एक राइट का होता है और एक डिलीट का होता है। डिलीट मतलब इरेज करना। तो ये वाला काम और ये वाला काम रोम के अंदर कौन करता है? मैन्युफैक्चर कंपनी करती है, जो भी कंपनी इसको बनाती है। तो जो पी रोम होती है ना, पी रोम के अंदर कंपनी केवल डेटा को राइट कर सकती है, डिलीट कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। रीड करने का कार्य तो कौन करेगा? उपयोगकर्ता करेगा। कौन करेगा? उपयोगकर्ता। तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले हम ही होते हैं ना, ठीक है। यानी कि रीड ऑपरेशन तो हमारे द्वारा इसके अंदर की जाएगी। राइट ऑपरेशन पी रोम के केस के अंदर केवल और केवल डेटा लिखने का कार्य किया जाएगा। इसके अंदर एक बार डेटा लिखने के बाद में डिलीट नहीं किया जा सकता। तो ये वाली ऑपरेशन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ये डेडलाइन है जो इसके बारे में लिख लो। उसके बाद में आप सेकंड टाइप करेंगे जिसका नाम है ईपी रोम। लिख लो ये लाइन, मैं इतने चाय की चुस्की ले लूं। सेकंड टाइप क्या है इसमें? ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें पहला नाम इरेजेबल जुड़ गया, इसका मतलब इस नीचे करूं, बता दिया करो। लिख लियोगे? देखो दूसरा टाइप क्या है? ईपी रोम। अब पहला टाइप था उसमें पी रोम नाम था, यानी कि इसमें केवल और केवल एक बार डेटा को लिखा जा सकता है और बाद में मिटाया नहीं जा सकता। इसके केस में पी रोम के आगे क्या जुड़ गया? ई फॉर क्या हो गया आपका? इरेजेबल, यानी कि मिटाने योग्य। इसका मतलब ये हो गया मिटाने योग्य या मिटाने के लायक। यानी कि इसके अंदर एक फंक्शन और डल गया कि जो प्रोग्राम मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा इस रोम में डाला जाएगा या लिखा जाएगा, राइट किया जाएगा, उसको इरेज भी किया जा सकता है। और इरेज करने का मतलब है मिटाया जा सकता है या फिर डिलीट किया जा सकता है या इरेज किया जा सकता है। ये वाला काम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से किया जाता है। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से इसमें ये मिटाने वाला काम है
पी रोम ईपी रोम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ईपी रोम में। पहली रोम थी पी रोम, जिसमें केवल और केवल डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता। दूसरी रोम है ईपी रोम इरेजेबल, जिसमें डेटा को मिटाया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है या इरेज किया जा सकता है। और वो काम किसकी मदद से किया जा सकता है? अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डेटा को हटाया जा सकता है। इसलिए इस मेमोरी का नाम यूवी रोम भी है, यूवी ईपी रोम इसका दूसरा नाम है। ये देखो, ये नाम तो यहां दिख ही रहा है, इसके आगे यूवी भी लिख सकते हैं आप। ये इस रोम का दूसरा नाम है, अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम, ठीक है। पराबैंगनी किरणों के माध्यम से इसमें भरा हुआ डेटा मिटाया जा सकता है। इवन देन वो डेटा हम नहीं हटा सकते, चाहे आपकी पी रोम हो, चाहे ईपी रोम हो, चाहे आपकी ईईपी रोम हो, इनमें से कोई सी भी टाइप की रोम हो, यूजर यानी उपयोगकर्ता तो डेटा मिटा ही नहीं सकता, हम तो डिलीट कर ही नहीं सकते। हम तो तीनों प्रकार की रोम में कौन सा काम कर सकते हैं? केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, डेटा को पढ़ने का काम कर सकते हैं। बाकी सबसे पहली वाली जो आपकी रोम थी, इसमें तो मैन्युफैक्चर कंपनी भी डिलीट नहीं कर सकती, ठीक है, इसमें कर सकती है। और किसके माध्यम से? अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से। ये वाली लाइनें लिख ली क्या? इस मेमोरी में प्रोग्राम को इरेज यानी कि डिलीट या मिटाने, डेटा मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे होगा, इस मेमोरी में प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है, इसका दूसरा नाम यूवी ईपी रोम है। ये चीज मैंने बता दी है, यूवी ईपी रोम है। तीसरा टाइप लिख लो भी। रोम का तीसरा और लास्ट टाइप है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्क बस इतना ही है, पहली थी पी रोम, केवल डेटा को लिखने का कार्य, ठीक है। दूसरी थी ईपी रोम, इसमें लिखने वाला कार्य तो है ही, मिटाने वाला कार्य भी होता है डेटा को, पर किसकी मदद से? अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज की मदद से। अब तीसरा टाइप है ईईपी रोम, जो आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हूबहू इसकी ही तरह है, बस फर्क इतना है, इसके अंदर डेटा मिटाने वाला कार्य यूवी रेज से होता है, इसमें किसके माध्यम से होगा? विद्युत संकेतों के माध्यम से होगा, ठीक है, विद्युत संकेतों के माध्यम से होगा। यानी कि डेटा लिखने का कार्य इसमें भी होगा, मिटाने का कार्य इसमें विद्युत संकेतों के माध्यम से होगा। करंट के माध्यम से डेटा को मिटाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से डेटा को मिटाया जाएगा। जब आप पेन ड्राइव देखते हो तो पेन ड्राइव के अंदर जो चिप होती है, उसके अंदर उसका नेचर क्या होता है? पेन ड्राइव का नेचर किस प्रकार का होता है? दो प्रकार के मेमोरी के नेचर बताए हैं मैंने, स्थायी तथा अस्थायी। पेन ड्राइव डेटा को किस रूप में स्टोर करती है? स्थायी रूप में। जब तक हम पेन ड्राइव के अंदर भरा हुआ डेटा खुद डिलीट नहीं करते, तब तक पेन ड्राइव में वो डेटा पड़ा रहता है। जब पेन ड्राइव टूट जाती है वो अलग बात है, अगर नहीं टूटती है तो तब तक वो डेटा उसके अंदर पड़ा ही रहता है, या करप्ट हो जाती है तो अलग बात है। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा पेन ड्राइव में पड़ा रहेगा। अब उसके अंदर कौन सी चिप होती है? ये वाली चिप होती है, ईईपी रोम होती है उसके अंदर, ठीक है। ये ईईपी रोम होने के कारण पेन ड्राइव का जो डेटा जब भी हम फॉर्मेट करते हैं उसको या फिर डिलीट करते हैं, तो उसके अंदर डेटा जब डिलीट होता है या मिटाया जाता है या इरेज किया जाता है हमारे द्वारा, तो उसके अंदर कंप्यूटर विद्युत संकेतों के माध्यम से पेन ड्राइव को डेटा को डिलीट करता है। समझ आई बात? क्योंकि उसके अंदर कौन सी चिप होती है? ये ईईपी रोम वाली चिप होती है। क्लियर है? समझ गए ना?
ये चीज यहां से लिख लो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा नाम हो गया। इस मेमोरी में प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है, ये तो दोनों में ही लिखा था हमने। इस मेमोरी में प्रोग्राम को इरेज करने के लिए विद्युत संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी पी रोम, ई पी रोम तथा ई पी रोम तीनों हो गई यहाँ पे कंप्लीट। लिख लो भाई, लिख लो तब बता देना। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारी प्राइमरी मेमोरी है, इस पर अवर सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे अपन। सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन तो पहले आई गई थी ना, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन एक साथ आई थी। उसके बाद में अपन ने टाइप करना स्टार्ट किया था। हटा दूं क्या इसको, हटा दूं? अब देखो तीनों चीज समझ ना आई तो बता दो एक बारी, पी रोम, ई पी रोम तथा ई पी रोम आ गई समझ में? अब देखो अब बारी आती है जो मेमोरी का टाइप है हमारा दूसरा, उसका नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी। दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सटर्नल मेमोरी। और तीसरा नाम क्या है इसका? ऑक्सिलियरी मेमोरी। ठीक है, नाम लिख देता हूं। एक नाम तो इसका है ऑक्सिलियरी मेमोरी, और एक नाम बताया मैंने एक्सटर्नल। ये पीछे भी मैं तीनों नाम लिखवा चुका हूं। द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी, बाह्य मेमोरी या बाह्य मेमोरी। ठीक है, जो भी हिंदी में नाम होता है, वैसे तो बाह्य होता है। सेकेंडरी, ऑक्सिलियरी, एक्सटर्नल। अब इसके टाइप करने हैं। इसके टाइप अगर अलग अलग बुक में देखोगे तो बहुत टाइप में बांटा हुआ है। या तो आपको बता दिया जाएगा कि मैग्नेटिक डिस्क है, उसके अंदर आपको हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को एक साथ ले लेंगे, मैग्नेटिक टेप को अलग ले लेंगे, या फिर सभी को अलग अलग नाम के रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले आप जो करेंगे, जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके टाइप में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में सेकंड जो टाइप आता है उसमें आता है मैग्नेटिक डिस्क। इसी मैग्नेटिक डिस्क के केस में दो टाइप होते हैं। एक का नाम होता है हार्ड डिस्क, एक का नाम होता है फ्लॉपी डिस्क। ये लिख लो इतना अभी तक तो। मैग्नेटिक टेप दूसरा टाइप, इसमें मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार की होती है? दो टाइप की होती है। एक होगी आपकी हार्ड डिस्क, एक होगी फ्लॉपी डिस्क। थोड़ा ऊपर कर दूं, यहां से ऊपर कर दूं। इसी केस में फिर तीसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय डिस्क। प्रकाशीय में मुझे शक लग रहा है, सह के छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की होगी, देख लेना भाई। छोटी की आए तो छोटी की रख लेना, बड़ी की आए तो बड़ी की कर लेना, थोड़ा सा शक लग रहा है मेरे को। ठीक है, अब प्रकाशीय डिस्क जो होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, ये तीन टाइप की होती है आपकी। एक होती है सीडी, ठीक है, सीडी के बारे में सब जानते हैं। एक होती है डीवीडी, इसके बारे में भी सब जानते हैं। एक होती है आपकी बीआरडी, इसके बारे में भी जानते ही होंगे आप। ठीक है, ये होगी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। ये होगी आपकी, इसके दो नाम है भाई, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये तो है इसका पुराना नाम। ठीक है, नया नाम है डिजिटल वर्सेटाइल
डिस्क, ठीक है। और BRD का पूरा नाम है BLU या फिर BLUE। ये तो रंग वाले ब्लू की स्पेलिंग है, ये ब्लू हो गया, ठीक है। इन दोनों में से एक आ सकता है, ब्लू रे डिस्क। ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क के 3 टाइप हो गए, CD, DVD, BRD। ज़्यादातर इनकी कई बारी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। और लास्ट एंड फाइनल है रिमूव एबल डिस्क, या फिर दूसरा नाम हम कह सकते हैं मास स्टोरेज डिवाइसेस। मास स्टोरेज डिवाइसेस बोल दो या फिर रिमूवेबल डिस्क बोल दो। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी। इनका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, इधर वाली साइड से भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ये चीज़ मैंने लिख रखी है, यहाँ लिख रखा है सेकेंडरी मेमोरी के टाइप। सबसे पहले मैंने लिखा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल, प्रकाशीय डिस्क, CD, DVD, BRD, तीनों के फुल फॉर्म। और लास्ट मैंने लिखा रिमूवेबल डिस्क और मास स्टोरेज डिवाइसेस। फ्लैश मेमोरी भी इनको कह सकते हैं भाई, ठीक है। जो मास स्टोरेज डिवाइसेस है या आपकी रिमूवेबल डिस्क है, उसको हम फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हैं। अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया और मेमोरी कार्ड हो गया। ये दोनों रिमूवेबल डिस्क या मास स्टोरेज या फ्लैश मेमोरी के अंदर काउंट होते हैं। लिख लिया? अब देखो इन चीज़ों को एक एक करके आप करेंगे। मैग्नेटिक टेप के बारे में किस किस को पता है? एक दिन मैंने बताया भी था। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? चुंबकीय टाइप होता है, ठीक है। चुंबकीय लेपन लगा हुआ होता है। यहाँ भी इन दोनों प्रकार की यंत्रों में, डिवाइसेस के अंदर, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का मैं फिगर बना देता हूँ। कुछ इस प्रकार की आपकी कैसेट होती थी। पुराने टाइम में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये मैंने 1-2 दिन पहले शायद आपको बना के भी दिखाई थी कभी। इस प्रकार की होती है ये बनी हुई होती है माइलर प्लास्टिक। माइलर प्लास्टिक को मतलब क्यों आप क्या करें, कचकड़े की चीज़, कचकड़ो करा देसी भाषा में बोले कचकड़े की बनेड़ी है, ठीक है। वो माइलर प्लास्टिक होता है। माइलर प्लास्टिक की बनी हुई रील होती है ये, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, एक ऑडियो होती है, एक वीडियो होती है, ठीक है। वीडियो वाली जो आप VCR के अंदर डालते थे, जिसकी रील जो होती है, इसके अंदर जो रील होती है उसका आकार चौड़ाई में मोटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा। उसमें वीडियो चलती है और ये जो डैक के अंदर, टेप रिकॉर्डर के अंदर डलती है, उसके अंदर ऑडियो होती है। इसके अंदर 2 साइड होती है। कितनी होती है? A तथा B 2 साइड होती है। लगभग एक साइड में 4 से 5 सॉन्ग्स आ जाते थे, ठीक है। और दूसरी साइड में फिर एक साइड जब पूरी हो जाती थी, फिर पलटी मार के अपन दूसरी साइड में से जो सॉन्ग या डेटा भर रखा था उसको सुनते थे, ठीक है। तो ये माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप करेंगे, फिर मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क करेंगे। फ्लॉपी डिस्क पहले आई थी, हार्ड डिस्क बाद में आई थी। आज की डेट में इसकी शॉर्ट फॉर्म हार्ड डिस्क ये होती है, SSD और SSD यूज ज़्यादा होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका पूरा नाम क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क आपकी लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सब जगह सेकेंडरी स्टोरेज मुख्य डिवाइस के रूप में यूज होती है। सबसे अधिक मेमोरी हार्ड डिस्क की ही होती है, ठीक है।
फ्लॉपी डिस्क शुरुआत में आई थी, उसके बाद में इसमें तो 1.44 MB के समथिंग डेटा आता था, ठीक है। डबल लेयर की होती थी तो 2.88 के समथिंग इसका डेटा आता था, वो भी MB में आता था, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क ये गोल चक्री होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क लगभग 650 से लेकर के 700 MB तक डेटा आता है। DVD के अंदर लगभग 19 या 18 GB तक का डेटा आ जाता है, वो डबल लेयर पे डिपेंड करता है। ब्लू रे डिस्क एक 25 GB वाली होती है, एक 50 GB वाली होती है, वो डिपेंड करता है सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क है या डबल लेयर ब्लू रे डिस्क है। पेन ड्राइव आपको पता ही है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB में आती है। इसी प्रकार मेमोरी कार्ड आता है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो मैग्नेटिक डिस्क की, ठीक है। सबसे पहले किसकी हेडिंग डालोगे? मैग्नेटिक डिस्क। ये डायग्राम भी बना रखा है और यूं का यूं समझा भी रखा है अच्छे तरीके से। देखो ये क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है, जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। अरे ये क्या लिख रखा है, नाम भी भूल गया मैं। हाँ ठीक है, ये लिख रखा है दोनों साइड आयरन ऑक्साइड चुंबकीय से लेपित होती है। अब इसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के अंदर एक चुंबकीय लेपन लगा होता है और उस पदार्थ का नाम क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन इस पदार्थ का लेपन रहता है। जो ये रील है ना, ये घूम के जा रही है इधर से इधर, इस रील की 2 परत होती है, ठीक है। एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, दोनों साइड क्या लगा होता है? आयरन ऑक्साइड का लेपन लगा रहता है। उसी आयरन ऑक्साइड के लेपन के ऊपर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक साइड जो इसकी होती है वो ए होती है और दूसरी फिर बी होती है। पहले इसका हेड ए साइड चलाता है, फिर बी साइड चलाता है। वो डिपेंड करता है हमने कैसेट को डाल कैसे रखा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप इसका नाम है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में इस प्रकार का फिगर है। दोनों साइड में आयरन ऑक्साइड का लेपन लगा हुआ रहता है और किसकी बनी होती है? कचकड़े यानी कि माइलर प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ठीक है। यह एक चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है जो सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित होती है। एक्सेस मैं बताऊंगा, मेमोरी एक्सेस 2 टाइप के होते हैं। एक रैंडम एक्सेस होता है या डायरेक्ट एक्सेस उसको कहते हैं, और एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। ये लाइनें लिख लो। नेक्स्ट लाइन है, इसका उपयोग मुख्य रूप से बैकअप तथा ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि आपकी मैग्नेटिक टेप है वो किस किस रूप में हो सकती है? वीडियो स्टोर करने के लिए अलग होगी, मैंने बताया बड़ी कैसेट होती है VCR में जो यूज होती है। ऑडियो ये छोटी कैसेट होती है जो टेप रिकॉर्डर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो मैग्नेटिक टेप के दोनों तरफ आयरन ऑक्साइड की लेपन लगा होता है जिसके ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। माइलर प्लास्टिक की बनी हुई ये टेप होती है और ये चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस में होती है जो सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित होती है। ये सीक्वेंशियल एक्सेस आपको समझ नहीं आएगा लेकिन मैं ये समझाऊंगा शब्द आखिरकार क्या है। एक डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस होता है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। ऑडियो तथा वीडियो और बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो डेटा तो इस कैसेट में इस्तेमाल करेंगे, जो VCR में डलती है उसमें वीडियो करेंगे। बैकअप का मतलब क्या समझते हो आप? बैकअप का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मोबाइल का ही एग्जाम्पल ले लो। मान लीजिए मेरे गैलरी के अंदर 10 फोटो थे। मोबाइल की उस गैलरी में या उसकी मेमोरी में कहीं 10 पिक्चर थी, इमेज थी। अगर मेरा मोबाइल टोटली डैमेज हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, जल जाए, नुकसान हो जाए, तो मेरे को 10 जो इमेज मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मेरी चली गई, मेरे को नुकसान हो गया।
अगर मैं कोई नया मोबाइल लेके आऊं और उसके अंदर ये 10 फोटो मैं वापस ले आऊं तो इसका मतलब मेरे पास उन 10 फोटो का बैकअप था। बैकअप का मतलब है उनकी कोई ना कोई कॉपी या नकल किसी दूसरी जगह मैंने उसको स्टोर कर रखा था। जिस प्रकार आप गूगल फोटोज़ नाम का एक फोल्डर होता है आपके मोबाइल में, वो आपकी ईमेल आईडी से जुड़ा रहता है। हमारी गैलरी में जितनी फ़ोटोज़ होती है अगर हम उसके बैकअप को खोल के रखते हैं तो गूगल फोटोज़ नाम के फोल्डर में भी वो सेव होती रहती है। मोबाइल टूटे फूटे जले कुछ भी हो, उसको आग लग जाए, लेकिन गूगल फोटोज़ की फ़ोटो आपकी कभी डिलीट नहीं होगी, उनको वापस आप अपने नए फ़ोन में ला सकते हो। इसका मतलब होता है बैकअप। बैकअप का मतलब ओरिजिनल डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी कहीं दूसरी जगह स्टोर होना। समझ आई बात? तो कहने का मतलब है आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा पड़ा है उसको कॉपी के तौर पे मैग्नेटिक टेप में स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए बोला जाता है कि इसको बैकअप के लिए, ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई बात? क्लियर है? अब एक्सेस की बात बता देता हूँ। अगर इतनी चीज़ लिख ली है तो पहले तो इसको पूरा ही लिख लो। यहाँ तक लिख लिया क्या? इस पॉइंट से लिखो। अब यह माइलर प्लास्टिक की बनी होती है जिसकी चौड़ाई 0.5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जिसकी चौड़ाई 0.5 इंच होती है तथा इस पर, ये तो मत ही लिखना, ये लिख लिया होगा आपने, आयरन ऑक्साइड का लेपन लगा रहता है। इसकी रील की लंबाई 50 फीट से 2500 फीट तक होती है। जो इसके अंदर रील होती है ना गोल गोल, उस रील की मैक्सिमम लंबाई 2500 फुट हो सकती है, मिनिमम ये इस पॉइंट में लिख रखा है। इसमें सामान्यतः 50 फीट से 2500 फीट तक रील होती है। ठीक है? क्लियर है? अब एक्सेस की बारी आती है भाई। ऊपर कर दूं क्या? ये मत लिखना, ठीक है? ये लाइन मत लिखना। मेमोरी एक्सेस, ये एक्सेस शब्द है, इसकी हिंदी होती है पहुंच। ठीक है? पहुंच बोलते हैं इसको। ठीक है? मेमोरी एक्सेस यानी कि जैसे कि ये डब्बा मैं मान लेता हूं मेमोरी है। इस मेमोरी में कितने प्रकार के काम कर सकते हैं हम? 3 प्रकार के काम कर सकते हैं। बार बार बता रहा हूं, एक रीड करने वाला, एक राइट करने वाला, एक डिलीट करने वाला। डिफरेंट 3 टाइप की ऑपरेशंस एक मेमोरी के ऊपर की जा सकती है। मेमोरी मैंने बताया था कि एक क्या होता है, स्थान होता है। क्या होता है? क्या स्थान होता है जहां पे डेटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है, स्टोर करवाया जाता है। ये चीजें स्टोर करवाई जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई डेटा मैं मेमोरी के अंदर डाल रहा हूं, इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, डेटा को, एक ऑपरेशन तो ये हो गया। इस डेटा का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं। इस डेटा को मेमोरी में डाल दिया और मैं हटा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं। तो तीनों ऑपरेशन समझ आ गए क्या क्या होते हैं? डेटा को डालना, डेटा राइट करना मेमोरी में, डेटा को इस्तेमाल करना, डेटा तक पहुंचना। ठीक है? इस्तेमाल करना, रीड करना भी कह सकते हैं, डेटा तक पहुंचना यानी एक्सेस करना भी कह सकते हैं। ठीक है? जैसे कि एक पेन ड्राइव ली, मेरे पास ट्रैक्टर है, मैंने दुकानदार के पास गया कि भैया इसमें 200-300 गाने डाल दो, मैं बांध बिजाई करूं तो मैंने सुनने की आदत है, मैं सुनूंगा भाई, है ना? तो उसमें हमने 250 गाने डलवाए, जाके वो डेक पर लगा दी ट्रैक्टर में। उसके बाद में ट्रैक्टर का वो डेक ऑन करके उनको सुन रहा हूं, तो मतलब मैं उन तक पहुंच रहा हूं, उनको रीड कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं उनको। समझ आई बात? अब जब देसी ट्रैक्टर पे बैठते ही बंदो 50 में नंबर दाब दियो, 5वां कौन सा गाना आओगे? मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करते करते 250 गाना हो गया।
ठीक है। मान लीजिए मैंने रिमोट से या फिर वहां उसके ऑपरेट करने वाले बटन है उनसे मैंने 5 नंबर दबा दिया, तो वो 4 सॉन्ग को स्किप करके डायरेक्ट कौन सा ओपन होगा? उस चीज को क्या बोला मैंने भी, मैं डायरेक्टली मैंने एक्सेस कर लिया, पहुंच प्राप्त कर ली 5वें नंबर के डेटा तक, सीधा 5वें नंबर के सॉन्ग पे पहुंच गया। समझ आई बात? अगर जो मैंने गिनती दर गिनती पहुंचना पड़ा तो पहले सॉन्ग पे गए हो, फिर दूसरे पे गए हो, फिर तीसरे पे, फिर चौथे, फिर 5वें की बारी आवारने, मतलब मैं क्रम वाइज चला, क्रमानुसार चला, मैं उसको बोलते हैं सीक्वेंस में चलना, सीक्वेंशियल। तो ये वाली जो मेमोरी है ना आपकी मैग्नेटिक टेप, इसके अंदर आप डेटा तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको क्रमानुसार चलना पड़ेगा, सीक्वेंशियली चलना पड़ेगा। आपने कभी देखा हो पुराने, अगर ये रील आपने इस्तेमाल करी हो कैसेट, तो आपने ए साइड से डाल दी तो सबसे पहले उसको चलाते ही जहां तक वो रील पहुंची हुई है वहीं से चलेगी। मान लीजिए आज शाम को मैं उस कैसेट को सुन रहा था और मैंने पहला गाना सुन लिया और दूसरे गाने को आधे सुनते हुए बंद कर दिया, कल उस कैसेट को उसी साइड से डाला और फिर प्ले वाला बटन चलाया, तो बताइए जहां से छोड़ा था वहीं से चलेगा ना? डायरेक्ट मैं चौथे सॉन्ग पे पहुंच सकता हूं क्या? नहीं पहुंच सकता। यानी कि उसको फास्ट फॉरवर्ड और फास्ट बैकवर्ड नाम के बटन होते थे, फटाफट तेज गति से उसको फॉरवर्ड वाला बटन दबा के उस रील को टपाना पड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, वो अगले वाले सॉन्ग तक है। यानी कि हमें सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 नंबर तक के डेटा को टपा के उसके सीरियल वाइज गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में जिस डेटा तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। यानी कि ऐसी मेमोरी जिस मेमोरी के अंदर क्रमानुसार डेटा पढ़ा जाए उसका एक्सेस तो कौन सा माना जाएगा? सीक्वेंशियल एक्सेस माना जाएगा। जिस मेमोरी में डायरेक्ट किसी डेटा तक पहुंचा जा सके उसको डायरेक्ट एक्सेस कह सकते हैं, या इसी डायरेक्ट एक्सेस का दूसरा नाम है रैंडम एक्सेस। रैंडम को मतलब क्या हो? अब तने बेस्ट एग्जांपल देऊं, अब आप पहली लेके 12वीं तक पढ़ा, टीचर क्लासरूम के अंदर आपसे क्वेश्चन भी सुनता है, टेस्ट भी लेता है, 12वीं तक पढ़ते हैं तो अक्सर कॉलेज के अंदर और चीज़ों के अंदर ये चीज़ें स्किप होती जाती है बाद में। अब आप पहली से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो और मास्टर जी ने एक पार्ट दे दिया और उसके 20-30 क्वेश्चन दे दिए और बोले कि कल मैं आपसे सुनूंगा। तो दूसरा दिन आ गया, क्वेश्चन सुनने की बारी आ गई, मास्टर जी ने क्या किया, सबसे पहले बोला कि रोल नंबर 1 आ जा भाई, उससे प्रश्न सुने, याद है तो बिठा दिया, नहीं याद है तो पनिशमेंट दी और फिर बिठा दिया। उसके बाद बोला रोल नंबर 2 आ जाए भी, फिर 3 आ जाए, 4 आ जाए। कैसे चल रहा है मास्टर जी? रोल नंबर वाइज क्रम अनुसार चल रहा है, एक एक बच्चे को सीक्वेंस के अनुसार सुन रहा है। और नहीं, मास्टर के मन में सीक्वेंस के अनुसार चलने की नहीं आई, मास्टर बोला रोल नंबर 20 आ जा भाई, सुना, उसके बाद 25 आ जाए भाई, 20 के बाद में सीधा 4 स्किप कर दिया, 25 को बुला लिया, 25 के बाद में मन में आई 3 रोल नंबर आ जाए भाई, फिर मन में आई 9 रोल नंबर आ जाए। कैसे चल रहा है? डायरेक्ट चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, कहीं से भी उठा रहा है। समझ आई बात? यानी कि आप उस क्लास को मेमोरी मान लो, उस मेमोरी में उस क्लास में बैठे हुए बच्चों को डेटा मान लो, और डेटा मान लो 50, 1 से लेकर 50। मास्टर जी अगर 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं तो यानी कि उस मेमोरी में उपलब्ध 50 बच्चों को, उस 50 डेटा को एक सीक्वेंस में क्रम अनुसार पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। और नहीं तो क्या कर रहे हैं, वो बीच बीच में से उठा करके प्रश्न सुन रहे हैं, तो अपनी मर्जी से वो डायरेक्ट किसी भी डेटा तक पहुंच रहे हैं, उनकी मर्जी है। वो 20 रोल नंबर पे गए डायरेक्ट, फिर 3 पे आए, फिर 28 पे आए, फिर 49 पे गए, फिर 41 पे आए, उनकी मर्जी है। यानी कि वही मेमोरी है, उस मेमोरी में उपलब्ध वो सभी बच्चे डेटा है, और उस डेटा को पढ़ने का तरीका उस तक पहुंचना है, और वो 2 तरीके से पहुंचा जा सकता है। सीक्वेंस 49 तक 1 2 3 करके सीक्वेंस भी पहुंचा जा सकता है, और डायरेक्ट 49 ने खड़े कर लिए तो डायरेक्ट भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन हर एक मेमोरी में ये काबिलियत नहीं होती है। मैग्नेटिक टेप एक ऐसी मेमोरी है, उसमें डायरेक्ट डेटा को नहीं पढ़ा जा सकता, डायरेक्ट 49 तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्रम वाइज चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपकी मेमोरी मैग्नेटिक टेप है वो कैसी है, सीक्वेंशियल एक्सेस पर आधारित है। ये 2 बार प्रश्न आए हैं कि मैग्नेटिक टेप में डेटा एक्सेस किस प्रकार किया जा सकता है, डायरेक्ट, सीक्वेंस। तो क्या उत्तर आएगा, क्रमानुसार डेटा पढ़ा जाएगा इसमें, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्लियर है ना? समझ गए? एक्सेस समझ आ गया। डायरेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, रैंडम। ये वाली लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट पेज में आ जाओ।
मैग्नेटिक टेप तो लिख लिया ना, ये इससे ऊपर लिख लिया था क्या, यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। तो फिर अगला आ गया आपका मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि मैग्नेटिक टेप के बाद में मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपका क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। सबसे पहले ये जो लाइन जो मैंने छुड़वाई है, ये आपकी लाइन मैग्नेटिक डिस्क की है, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की दोनों मैग्नेटिक डिस्क है ना, किस पे आधारित है, ये किसी भी क्रम में इसको डेटा को पढ़ा जा सकता है। हार्ड डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क आपके मोबाइल की 128 GB की होती है, 64 GB की होती है। आप माई फाइल्स या फाइल मैनेजर नाम का एक फोल्डर होता है ना आपके मोबाइल में, उस फाइल मैनेजर के अंदर डायरेक्ट जाके आप कोई सा भी फोल्डर खोल लो, नहीं खड़े भी जाके सॉन्ग पे चल जाओ, फोटो पे चल जाओ, कैमरा वाला फोल्डर में चले जाओ, है ना। तो मतलब आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो उसको। मतलब जैसे कि मान लीजिए 5-10 फोल्डर हैं, एक DCIM या DICM करके होता है जो कैमरा का होता है, और इमेज का हो गया, पिक्चर का हो गया, म्यूजिक का हो गया, डाउनलोड का हो गया, डॉक्यूमेंट का हो गया। आपको कोई डॉक्यूमेंट देखना है तो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर चले गए, तो डायरेक्ट वही डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। इट मीन्स वो हार्ड डिस्क जो थी उसमें आप किसी भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो। तो ये जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क और आपकी हार्ड डिस्क, ये किस पे आधारित होती है, डायरेक्ट एक्सेस यानी कि रैंडम एक्सेस पे आधारित मेमोरी होती है। तो सेकंड टाइप आपका क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। और मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहले कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क होता है। कौन सा होता है, फ्लॉपी डिस्क। ये भी किसकी बनी होती है, भी माइलर प्लास्टिक की ही बनी होती है और बेहद लचीली होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क यह एक प्रकार की चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है। ये नाम तो तीनों में ही आएगा, हार्ड डिस्क में भी आएगा, मैग्नेटिक टेप में भी आएगा और फ्लॉपी डिस्क में भी आएगा, क्योंकि तीनों के नाम के आगे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क लगा हुआ है। तो मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, और वो भी कौन सा, आयरन ऑक्साइड, इस पदार्थ का लेपन रहता है, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो नीचे भी दिया हुआ है, बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। एक साइड का कॉर्नर जो है वो कटा हुआ होता है, बीच में इंडेक्स होल होता है, ठीक है। इसमें बीच में क्या होता है, इंडेक्स होल होता है। चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है, बेहद पतली होती है, लचीली होती है, इसलिए इसे डिस्क या डिस्क कैट कहते हैं। डिस्क या डिस्क कैट कहते हैं, ये इसका नाम है, ठीक है। लचीली और पतली होने की वजह से इसको डिस्क या डिस्क कैट कहा जाता है, ठीक है। इसको भी बैकअप के उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका शॉर्ट नेम FDD होता है, और ये FDD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क को रखा जाता है। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसको चलाने वाली एक बक्सा होता है, उस बक्से में फ्लॉपी डिस्क को, जैसे कि CD होती है ना और DVD होती है, इनको रखने के लिए CD या DVD ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। CD ड्राइव या DVD ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर CD या DVD को रखा जाता है। इसी प्रकार फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या FDD के अंदर रखा जाता है। सेम ये भी माइलर प्लास्टिक से ही बनी होती है, ये भी माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, तथा आयरन ऑक्साइड का लेपन इसकी परत पे या इसकी सतह पे लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें एक रीड और एक राइट हेड होता है, रीड तथा राइट हेड होता है। रीड और राइट हेड क्या करता है, डेटा को अगर रीड करना है फ्लॉपी डिस्क में तो रीड हेड काम करेगा, अगर डेटा को राइट करना है तो राइट करने वाला हेड काम करेगा, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा डाला हुआ है उसको अगर रीड करना चाहते हैं तो FDD के अंदर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर किसका काम रहेगा, रीड हेड का काम रहेगा। अगर फ्लॉपी डिस्क खाली है और उसके अंदर डेटा को मैं लिखना चाहता हूं, डालना चाहता हूं, तो राइट हेड का काम रहेगा। इसलिए इसके अंदर
क्या होता है, एक रीड और एक राइट हेड होता है, जिसका उपयोग एक डिस्क में डेटा को रीड तथा राइट करने के लिए किया जाता है। ये इतना लिख लो, उसके बाद में नीचे डायग्राम है, वो डायग्राम जरूर बना लेना। आप ऊपर कर दूंगे थोड़ा, ये डायग्राम बना लेना भाई। ये जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा आपका फ्लॉपी डिस्क का डायग्राम है। ये स्पाइंडल कनेक्टर है, अलाइनमेंट होल है आपका ये वाला, और ये स्पाइंडल कनेक्टर है। राइट प्रोटेक्ट टैब यहाँ पे होती है आपकी, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी सेंसर होल, प्लास्टिक का जैकेट चारों ओर होगा, मेटल ड्राइव हब ये बीच वाला होगा, रीड राइट स्लॉट इनसाइड यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो आपका रहने वाला है ये, और ये वाला हिस्सा आपका मेटेलिक प्रोटेक्शन शटर होता है, यानी कि इसके मेटल को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन शटर होता है। अलाइनमेंट नॉच ये बाहर वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे। इसको हटा दूंगे थोड़ा सी, जो क्लियर दिख जाए आपको थोड़ा सा। ऊपर अगर लिखा नहीं है तो नीचे करूं तो बता देना। ये बाह्य रूप है फ्लॉपी का, बाह्य रूप है। इसमें यहां से ऐसे गोलाकार आकृति की एक डिस्क होती है इसके अंदर, ऐसे जैसे आपकी सीडी डीवीडी होती है ना, ऐसे होती है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें होती है, ट्रैक और सेक्टर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हार्ड डिस्क के केस में भी है और आपके फ्लॉपी के केस में भी है, और इनमें से 2-3 बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के ट्रैक तथा सेक्टर को मिटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया होती है फॉर्मेटिंग। क्या होती है? फॉर्मेटिंग। अपन की मेमोरी फॉर्मेट कराया करा ना, मिटाया करा। वो फॉर्मेट करना क्या होता है? ट्रैक तथा सेक्टर को मिटाना ही फॉर्मेटिंग होता है। जिस प्रकार आप पेन ड्राइव ने फॉर्मेट मार देवा, मेमोरी कार्ड ने फॉर्मेट मार देवा, तो वो ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं मेमोरी के अंदर, उनको डिलीट किया जाता है। 5 बार नोट कर लिया मैं तने, इग्नोर हो तो तड़के मैं पाड़ दूंगा तने बीच में। वो भीम क्यों कर पाड़िया कराया जरासंध ने, एक एक टांग पकड़ के इतना, एक ने बड़े बिठा दूंगा, एक ने बड़े बिठा दूंगा, इतना बदलाए कौन कराया करे, डिस्टर्ब हुआ सारा। तो ट्रैक एंड सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी के अंदर होते हैं। ट्रैक का मतलब क्या होता है? एक पूरा गोल चक्कर। रेस मारे करें ना आप, फिजिकल की ट्रेनिंग करा, आर्मी उर्मी की तैयारी करा, तो एक पूरा गोल चक्कर 400 मीटर को मारा या 300 मीटर को मारा, वो गोल चक्कर ही ट्रैक होगा, ठीक है। और उस ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो वो छोटे छोटे भाग क्या कहलाएंगे? सेक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना। बना लिया ये चित्र? बना लो फटाफट बनाओ भाई।
चलिए अभी ये ट्रैक और सेक्टर के बारे में आप करेंगे। जैसा कि मैंने वहां पे एक डायग्राम बना के दिखाया था, ये बीच वाला मैंने आपको आकृति दिखाई थी। ऐसे मैंने एक आकृति बनाई थी कि आपकी फ्लॉपी का जो डायग्राम अभी आपने वर्तमान समय में बना रखा है, वर्तमान समय में आपने जो डायग्राम बना रखा है उसके अंदर एक डिस्क होती है, उसके अंदर एक डिस्क होती है। ये डिस्क इस प्रकार गोल गोल एक पूरे चक्कर में बटी हुई होती है और इस एक पूरे चक्कर को क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। और ये जो ट्रैक है, जिस प्रकार यहां पे मैंने अलग अलग बांट रखे हैं, ये सारे के सारे ट्रैक बहुत छोटे छोटे भागों में बंटे हुए होते हैं। अब जैसे कि ये वाला है, ये वाला है, ये एक छोटा हिस्सा है। अभी मैं एक पारी के लिए ये मान लेता हूं कि ये वाला जो आपका ट्रैक है, ये 0 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है और ये चौथा है। तो ये वाला जो रेड कलर मैंने फिल किया है, ये ट्रैक नंबर 2 में किया है। ट्रैक नंबर 2 आपका ये ट्रैक नंबर 2 है आपका। पूरा गोल चक्कर यहां तक है आके फिनिश होगा, वो आपका गोल चक्कर ये। इसका एक टुकड़ा बनाया है मैंने, ये वाला, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं, जैसे कि मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया। ये ट्रैक नंबर कौन सा है? 3। अब ये 3 लगातार सेक्टर हो गए। 3 लगातार सेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? क्लस्टर। ये क्वेश्चन बनता है, यानी कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के केस में अंदर एक गोल आकृति की डिस्क होती है। उस डिस्क में एक पूरे समकेंद्रीय वलय को, यानी कि एक कंसेंट्रिक सर्कल को, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है जहां से शुरू हुए वहीं पूरा एक चक्कर मार के आगे, उस पूरे चक्कर को क्या बोलूंगा? ट्रैक बोलूंगा। और उस चक्कर को छोटे छोटे भागों में बांट दूंगा तो एक पर्टिकुलर भाग क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक, यानी कि लगभग 3 सेक्टर लगातार हो। अब ये लगातार है, बीच में कोई खाली सेक्टर नहीं है। ये लाल का, ये लाल का, ये लाल का, तीनों लगातार है। 2 या 2 से अधिक, यानी कि कम से कम मैं 3 की तो बात कर ही रहा हूं। अगर सेक्टर इकट्ठे हो एक ही ट्रैक के अंदर, वो क्या कहलाएगा? क्लस्टर कहलाएगा। ये तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं। भी ट्रैक किसे कहते हैं, या फिर एक समकेंद्रीय वलय क्या कहलाता है? ट्रैक। एक ट्रैक का छोटा भाग क्या कहलाता है? सेक्टर। 2 या 2 से अधिक इकट्ठे सेक्टर हो एक ही ट्रैक के अंदर तो क्या कहलाएंगे? क्लस्टर कहलाएंगे। यही चीज मैंने लिख रखी है। ये पूरा गोल चक्कर मैंने ट्रैक बता रखा है। ये वाला जो कलर मैंने ब्लू किया है, सेक्टर बता रखा है। 1 2 3 इनको मैंने यहाँ पे क्लस्टर बता रखा है। ठीक है। और कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? एक पूरा चक्कर, जिसको मैं हिंदी में बोलूंगा समकेंद्रीय वलय, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके पूरा ट्रैक बन गया। वो समझ आई बात? इसको समकेंद्रीय वलय बोलेंगे, इंग्लिश में कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। अब ये जो सेक्टर होता है, इसकी अलग अलग मेमोरी होती है। ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर 512 बाइट डेटा भी आ सकता है, 1024 बाइट भी आ सकता है, 2048 भी आ सकता है, 4096 भी आ सकता है। आपको तो केवल याद रखना है कितना? 512 बाइट याद रखना है। बाकी के चारों, यानी बचे हुए 3 आपको अपने आप याद हो जाएंगे। पहला याद है 512। ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि टोटल ये कितने हैं? 4। पहले को गुणा कर दो 2 से, कितना हो गया? 1024 हो गया। ठीक है। अब कितने हो गए? 1 और 1 2, अब 2 और बच गए। 1024 रिजल्ट आया, उसको 2 से गुणा कर दो, 2048 कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। लास्ट वाला 2048 आया, इसको भी
आप गुणा कर दो 2 से 4096, ठीक है। सब के आगे क्या लगा दोगे, बाइट्स, ठीक है। यानी कि एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट डेटा आ सकता है, 1024 आ सकता है, 2048 आ सकता है और 4096 आ सकता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। समझ आई बात, क्लियर है, ठीक है। और ये फाइल एलोकेशन टेबल फैट, ये एक फाइल टाइप होता है। जो फैट होता है ये एक विस्तारक होता है, एक एक्सटेंशन होता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के केस के अंदर, क्योंकि इसमें टेबल बनाई जाती है अलग अलग ट्रैक एंड सेक्टर को उसमें डेटा सेव करवाने के लिए, डिवाइड करने के लिए। जब हम ट्रैक और सेक्टर को डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। एक बारी प्रश्न भी, 2 बारी प्रश्न पूछा गया है कि डिस्क में या हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक तथा सेक्टर को मिटाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये वाली चीज़ तो मैंने चित्रात्मक रूप में आपको समझा दी है। अब आपको लिखने के रूप में आप लिख भी सकते हो, सिंपल सीधा लिख रखा है। ये बना लिया क्या, या बनाना है, बना लिया। लिखना है तो ट्रैक की डेफिनेशन लिख लो, सिंपल लिख रखी है मैंने, पहले ट्रैक की लिख रखी है कि यह एक समकेंद्रीय वलय है जिसका उपयोग मुख्यतः डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। डेटा एक्सेस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें ट्रैक में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रैक में। जब भी किसी मेमोरी के अंदर, अगर वो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क है, कोई भी डेटा हमने सेव कर रखा है, सुरक्षित कर रखा है, अगर उस तक पहुंचना है, उसको रीड करना है, तो सबसे पहले हमें कहाँ घुसना पड़ेगा, ट्रैक में घुसना पड़ेगा, ठीक है। टीपीआई, ये टीपीआई एक मापन इकाई होती है, किसकी होती है, ट्रैक की होती है, जिसको ट्रैक्स पर इंच कहते हैं। यह डेटा की डेंसिटी यानी घनत्व होता है जिसे एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। ट्रैक पर इंच पर निर्भर करता है कि एक स्टोरेज डिवाइस की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। ये मापन इकाई होती है टीपीआई, ठीक है, ट्रैक की। टीपीआई यानी कि 1 इंच के दौरान कितने ट्रैक हैं, कितने ट्रैक हैं। टीपीआई के बारे में लिखा हुआ है, सीधा लिख लो, ट्रैक पर, ट्रैक्स एस लगा लेना, बहुवचन कर लेना इसको, ट्रैक्स पर इंच। यानी यह डेटा की डेंसिटी होती है जिसे एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता ट्रैक पर इंच पर निर्भर करती है, ट्रैक पर इंच पर निर्भर करती है। फिर सेक्टर की डेफिनेशन लिख लेना। एक ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक छोटे भाग को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैंने बताई। एक ट्रैक को हमने मल्टीपल डिब्बों में बांट दिया और प्रत्येक डब्बा क्या कहलाया, सेक्टर कहलाया। और डेटा की सबसे छोटी इकाई भी किसको कहा जाता है, सेक्टर को कहा जाता है, क्योंकि मैंने सेक्टर के केस में आपको बताया था एक सेक्टर में 512, 1024, 2048, 4096, सभी के सामने क्या आएगा, बाइट्स। डिपेंड करता है सेक्टर कितना बड़ा है, सबसे छोटा है तो 512 आ जाएगा, सबसे बड़ा है तो 4096 आ जाएगा। इसी में डेटा स्टोर हो रहा है, बाइट्स के रूप में स्टोर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा की सबसे छोटी इकाई हो गई, ठीक है ना। सेक्टर मेमोरी के अंदर सबसे छोटी इकाई हो गई, यही चीज़ बता रखी है। और निचली लाइन में इसकी डेफिनेशन बता रखी है कि ट्रैक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना ही क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। यही सेम चीज़ आपकी किसके अंदर आएगी, हार्ड डिस्क के अंदर आएगी। हार्ड डिस्क के अंदर बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जो हार्ड डिस्क होती है वो चौकोर आयताकार होती है ऊपर से। जब यहाँ से इसके 4 या 6 पेज खोलते हैं, अंदर वही चीज़ मामला निकलता है, ये गोल चक्कर, ठीक है। ये गोल चक्कर जो निकलता है, जिस प्रकार आपने कभी देखा हो तो ये म्यूज़िक सिस्टम वाली जो दुकानें होती है, इनके पास वो सीडी पड़ी रहती है,
जो सीडी होती है या डीवीडी होती है उसके बीच में सुराख होता है ना, ठीक है। अब एक खंबा नुमा आकृति का उसमें स्टोर वो होता है इकट्ठी रखने का एक प्लास्टिक का डब्बा होता है उसके पास, जैसे कि ये नीचे उसकी सतह होती है, यहाँ पे बीच में एक लंबा स्पाइंडल होता है और ऊपर ऐसे कवर होता है उसके, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी सीडी को गोलाकार आकृति की एक के ऊपर एक जमा दी जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। वैसे ही हार्ड डिस्क के केस में ये जो प्लेटर होते हैं, डिस्क होती है गोलाकार आकृति की, एक के ऊपर एक होती है और वो एक रूप ले लेती है रसोई करके सिलेंडर जैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, सिलेंडर बोलेंगे, सिलेंडर, ठीक है। ये हार्ड डिस्क के केस में आएगा, शायद नेक्स्ट पेज पे हार्ड डिस्क ही है। क्लस्टर भी लिख लेना आप। क्लस्टर मैंने बताया अभी आपको, ये लाइन मत लिखना, ये लाइन अपन ने वहाँ डायग्राम में लिख ली कि एक सेक्टर में सामान्यतः 512 बाइट, 1024 बाइट, 2048 बाइट, 4096 बाइट डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो ये तो आपने वहाँ लिख ही लिया, लाइन के रूप में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बाकी क्लस्टर मैंने बताया कि लगातार सेक्टर का एक समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। लगातार जो सेक्टर होंगे उनके समूह को, कलेक्शन को हमें क्लस्टर बोलेंगे। फाइल एलोकेशन टेबल, फैट के बारे में भी बता रखा है। फाइल एलोकेशन टेबल फैट की फुल फॉर्म होती है। यह एक टेबल है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार किया गया है, जिसमें एक फाइल से संबंधित क्लस्टर की सूची को उपलब्ध करवाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझते हो ना, विंडो 7, विंडो 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फैट फाइल का उपयोग किया जाता है, उसमें क्लस्टर की सूची तैयार की जाती है। फैट एक टेबल होती है, उसमें फाइल को एलोकेट किया जाता है पर्टिकुलर क्लस्टर की सूची तैयार करने के लिए। धीरे, मैं सोच रहा था 1, 2, 4, 5 दिन की छुट्टी बची हुई है तो मैं फटाफट करवा दूं कुछ। चलो लिखो, तेज ही चल पड़ा आज कुछ क्लास में ना, कोई बात नहीं, कर लो तुम, जब फ्री हो जाओ तो बता देना। अभी तो फ्लॉपी डिस्क के साइज भी बचे हैं, कितना डेटा है, फ्लॉपी डिस्क को किसने बनाया वो भी बचा हुआ है इसके अंदर। ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना, ये पूछा गया है कई बारी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड साइज, यानी डायामीटर, व्यास ऑफ फ्लॉपी। फ्लॉपी के व्यास के बारे में बात करी जा रही है इस पर्सन में। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड व्यास नहीं है। व्यास तो समझते हो ना, त्रिज्या और व्यास जो होती है, ठीक है। फ्लॉपी का व्यास तो 5.5 इंच वाली भी होती है, यानी कि 5.25 इंच की बात कर रहा है। 8 इंच वाली भी होती है, इसके अलावा 3.5 इंच वाली भी होती है, 5.5 इंच वाली नहीं होती है। ये कह रहा है वैलिड साइज नॉट, नहीं है। तो ये वाला उत्तर इसका हो जाएगा, यानी कि ये तीनों एक फ्लॉपी डिस्क का व्यास हो सकते हैं। कौन कौन से, 5.25 इंच, 8 इंच और 3.5 इंच। अगर स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो स्टैंडर्ड 3.5 वाला रहता है, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला। यानी कि अगर फ्लॉपी डिस्क का स्टैंडर्ड व्यास पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा, 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 ये स्टैंडर्ड साइज है, 3.5 इंच, 8 इंच यह सबसे पहले बनी। सबसे पहले बनने की बात आ जाए तो 8 इंच वाली बड़े साइज वाली फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले बन करके तैयार हुई थी। अगले पेज पे चलांगे। बिम फ्लॉपी डिस्क के कुछ किसने बनाया उसके बारे में होगा, ठीक है। कंप्लीट चीज रहेगी इसके अंदर। तड़के थोड़ा फास्ट चलना, अभी प्रिपेयर हो गया यो, चाहिए लिखियो ना एक अक्षर भी, ठीक है। तड़के थोड़ा और भी तेज चलने की कोशिश करा।
मैं सोचूं जितना ज़्यादा हो जाए उतना ही फायदा है हर खातर। कर लो। हाँ 5.25 इंच, 5.5, 3.5, 8, 3.5 स्टैंडर्ड साइज, 8 सबसे पहले बनी, बड़ा साइज भी है ये, 8 इंच सबसे बड़ा भी है और सबसे पहले भी बनी है। बस अभी लास्ट पेज है, ये फ्लोपी फिनिश कर देता हूँ मैं, उसके बाद में कल आप हार्ड डिस्क से स्टार्ट कर देंगे। निकाल लूँ क्या अगला पेज? लेखन कार्य थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, थे तो लिखो ही कोई दांतों को लिखना को नहीं, आग लागो जी भोबर पड़ो जी कहीं रोग अपन लिखना है को नहीं। हाँ मास्टर ने कहती हूँ मेरे वेली बहुत तगड़े हो मास्टर, जानता ही रोला करा होता ना करा। कर लूँगे आगे? आगे देखो, सबसे पहले तो ये 3 लाइनें लिखनी है तो लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसमें वापस से साइज के बारे में जिक्र किया गया है, फ्लोपी हेडिंग के रूप में लिखा गया है, साइज 8 इंच, नॉट प्रैक्टिकल फॉर यूज का मतलब है अब बहुत कम इस्तेमाल, और वैसे भी नई नई आई थी तब मार्केट में बहुत कम इस्तेमाल किया गया था 8 इंच को, ठीक है। फुल हाइट की 5.25 इंच, 3.5 इंच स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। कनेक्ट कैसे किया जाता है इसको? कंट्रोलर वाया केबल, केबल के द्वारा, तार के द्वारा कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है। इन्वेंशन वाली डेट मेन है इनकी, ठीक है, 1969। 1969 में तो कौन सी थी? 8 इंच वाली, ठीक है। 1976 में कौन सी बनी थी? 5.25 इंच वाली, 5.25 इंच वाली, ठीक है। उसके बाद में 1984 स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच वाली, ठीक है, 3.5 इंच वाली। ये 3 डेट महत्वपूर्ण है भाई। 1969 में 8 इंच वाली फ्लोपी बनी थी और 1976 में 5.25 इंच वाली बनी थी, 1984 में 3.5 वाली बनी थी। अब 8 इंच वाली है, उसमें 1.20 MB डेटा आता था, 1.20 MB डेटा भरा जा सकता था। सेम 1.20 डेटा 5.25 वाली में भी भरा जा सकता था। 1984 में जो स्टैंडर्ड साइज वाली बनी थी उसमें 1.44 MB डेटा भरा जा सकता है 3.5 इंच वाली फ्लोपी में। बहुत कम डेटा आता था इसके अंदर, ठीक है। 69 में 8 इंच 1.20 MB डेटा, 76 में 5.25 इंच 1.20 MB डेटा, 1984 में 3.5 इंच 1.44 MB डेटा। और यही स्टैंडर्ड साइज आपकी 3.5 इंच वाली अगर डबल लेयर वाली है तो 1.44 का भी डबल कर देना भाई, 2.88 MB डेटा उसके अंदर आ सकता है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 3.5 इंच वाली डबल लेयर वाली फ्लोपी डिस्क है, डबल डेंसिटी वाली है, दुगना उसका घनत्व है, तो दुगनी ही क्या हो जाएगी? उसकी स्टोरेज क्षमता हो जाएगी। 1.44 का दुगना कितना होगा? 2.88 होगा, ठीक है। 1 को दुगना 2, 44 दूनी 88, सिंपल है। अच्छा, इन्वेंट करने वाला IBM कंपनी, अगर बंदे की बात कर ले तो डेविड नोबल, ये नाम लिख लो। भी यूं पूछ ले भी किस प्राणी ने बनाया तो डेविड नोबल नाम आ जाएगा। कंपनी पूछ ले तो IBM, और IBM में ही काम करता था डेविड नोबल। और फ्लोपी डिस्क बनाने की इनकी जो टीम थी, महत्वपूर्ण भूमिका नेतृत्व करने वाला बंदा डेविड नोबल था। केवल प्राणी का नाम पूछ लिया जाए तो डेविड नोबल चेप देना, और कंपनी पूछ ली जाए और किसने लीड किया, किसने नेतृत्व किया, तो नाम और कंपनी दोनों याद रख लेना। IBM की फुल फॉर्म रह जाएगी आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये ठीक है, क्लियर है। अब सर बुला रहे हैं तो यहाँ से मैं कल से करवा दूंगा। यहाँ क्या है, आगे स्टोरेज दे रखी है अभी, ठीक है। फिर हमारा फ्लोपी
सारा का सारा फिनिश हो जाएगा। इसमें 3.5 इंच वाली सिंगल साइड की हो, 3.5 इंच वाली डबल साइड की हो। अब सिंगल साइड की थी तो उसमें 1.44 MB बता दिया मैंने, डबल साइड की या डबल डेंसिटी की 2.88, ये तो मैंने यहाँ बता ही दिया। लेकिन और भी बहुत सारी है इसके अंदर, ये देखो सारे के सारे हैं। फ्लॉपी कई आकार में तथा साइज में उपलब्ध है। सिंगल साइड वाली अलग है, 5.25, डबल साइड वाली अलग है, तो उसमें अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर होता है। तो ये चीज़ आप पूरी ये टेबल कल लिख लेंगे। ये दोनों तो मैंने बता दिया आपको, ये कल लिख लेंगे अपन, ठीक है, क्लियर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तड़का कमर की पेटी कस के आना, ठीक है। हवा तेज़ चल रही है और उस तेज़ हवा के अंदर अपन 4 घंटे क्लास लेंगे, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उपलब्ध हो जाए। थोड़ा सा तेज़ चलने की कोशिश करूँगा मैं, उसके